नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर संग्राम की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठी बनाम हिंदी का संघर्ष छिड़ गया है। वहीं देखिए इटावा में कथावाचकों के मामले पर हो रही सियासत को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। और चलते चलते बात होगी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। सियासत के भी अजब रंग हैं। महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद के बीच राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हिंदी विरोध में साथ आ गए हैं। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने आंदोलन का ऐलान किया है तो उद्धव ने भी आंदोलन के समर्थन का ऐलान कर दिया है। यह अहम रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर संग्राम। एक बार फिर मराठी बनाम हिंदी का छिड़ गया संघर्ष। हिंदी भाषा के मुद्दे पर ठाकरे बंधु फिर एकजुट। उद्धव और राज मुंबई में करेंगे संयुक्त विरोध प्रदर्शन। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस 5 जुलाई को मुंबई में निकालेगी संयुक्त मार्च। हिंदी विरोध में साथ आए उद्धव राज ठाकरे ब्रदर्स को दिख रहा सियासी मौका। त्रिभाषा आदेश के खिलाफ सियासी मोर्चा। महाराष्ट्र के स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाए जाने के फैसले पर विवाद गहरा गया। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना एमएनएस इस फैसले का विरोध कर रही है और उनका मानना है कि बच्चों के दिमाग पर असर पड़ेगा, उन पर पढ़ाई का बोझ बढ़ेगा और उनका विकास घटेगा। इस भाषा विवाद के चलते महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी का संघर्ष छिड़ गया है, जिसका असर आगामी स्थानीय निकाय चुनावों पर भी दिख सकता है। बहरहाल इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासी उबाल है। इस उबाल की वजह से भाषा विवाद। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया था जिसमें मराठी और अंग्रेजी भाषा के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाए जाने को अनिवार्य करने की बात थी। इस त्रिभाषा आदेश के खिलाफ राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल दिया है। ठाकरे ब्रदर्स को दिख रहा सियासी मौका। बता दें कि शिवसेना, यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने फडणवीस सरकार के शिक्षा फार्मूले को सिरे से खारिज कर दिया। खबर है कि राज के मुलाकात पर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा भी की, लेकिन एमएनएस प्रमुख संतुष्ट नहीं हुए। लिहाजा राज ठाकरे ने त्रिभाषा फार्मूले के खिलाफ जन आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अब राज ठाकरे को त्रिभाषा मामले को मराठी अस्मिता से जोड़कर अपनी पार्टी को फिर से मजबूत बनाने का मौका दिख रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यानी कि यूबीटी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी थी। इसके पीछे मराठी वोट का बिखराव भी वजह बताया जा रहा था। बहरहाल राज ने 25 जुलाई को गिरगांव चौपाटी से त्रिभाषा फार्मूले के विरोध में मार्च का ऐलान करते हुए कहा कि इसमें कोई राजनीतिक बैनर नहीं होगा। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही भाइयों को भाषा विवाद में अपने लिए सियासी मौका दिख रहा है। राज ठाकरे की सियासत का आधार ही मराठी भाषा को लेकर आक्रामक रुख रहा है। मराठी गैर मराठी मुद्दे की बुनियाद पर एमएनएस की सियासी नींव मजबूत करने वाले राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र चुनाव में शून्य पर सिमट गई थी। इसके पीछे मराठी गैर मराठी के मुद्दे का कमजोर पड़ना भी प्रमुख वजह बताया जाता है। वहीं राज ठाकरे ने कहा कि देखना चाहता हूं कि कौन कौन मार्च में शामिल होता है, जो नहीं आएंगे उनको भी ध्यान में रखूंगा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक्स पर एक तस्वीर साझा की जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक साथ दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत ने लिखा, महाराष्ट्र के स्कूलों में अनिवार्य हिंदी के खिलाफ एक एकीकृत मार्च होगा। ठाकरे ब्रांड है,
सूत्रों के मुताबिक उद्धव और राज ठाकरे दोनों गिरगांव चौपाटी से आजाद मैदान तक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। ये कदम देवेंद्र फडणवीस सरकार की ओर से कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को वैकल्पिक तीसरी भाषा के रूप में पेश करने के फैसले के बीच उठाया गया है। विवाद पर शरद पवार का स्टैंड। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर जारी विवाद पर एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हिंदी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस दौरान उन्होंने हिंदी के अनिवार्य करने और आंदोलन में शामिल होने को लेकर किए गए सवाल का भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें से 2 मुख्य भाग है। पहली से चौथी तक हिंदी अनिवार्य करना उचित नहीं, 5वीं के बाद कर सकते हैं। शरद पवार ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग हिंदी बोलते हैं, दूसरी कोई ऐसी भाषा नहीं, हिंदी को इग्नोर नहीं कर सकते। राज ठाकरे के आंदोलन को लेकर बोले शरद पवार। एनसीपी एसपी अध्यक्ष पवार ने कहा कि इस मुद्दे पर मैंने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बातें सुनी। मुंबई जाकर उनका क्या कहना है इस पर विचार करूंगा और उनसे बात भी करूंगा। उन्होंने अपील की है कि सभी राजनीतिक पक्ष उनके कार्यक्रम में शामिल हों। अगर उसमें शामिल होना है तो पहले समझना पड़ेगा कि उनका कहना क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज ठाकरे के आंदोलन को लेकर मैंने अभी जवाब दिया, किसी ने बुलाया तो उसमें सहभागी भी हो जाएं, ऐसा नहीं है। उनका क्या कहना है इस बात को समझना होगा। अगर उनका मुद्दा महत्वपूर्ण है तो उसे समझकर उस पर फैसला लेंगे। आपको बता दें, मन से पूरे महाराष्ट्र में हिंदी थोपे जाने के खिलाफ स्कूलों के बाहर हस्ताक्षर अभियान भी चला रही है। वो आरोप लगा रहे कि तीसरी भाषा के नाम पर हिंदी थोपी जा रही है। राज ठाकरे का कहना है कि राज्य में केवल 2 भाषा नीति होनी चाहिए, मराठी और अंग्रेजी भाषा छात्रों के लिए पर्याप्त है। महाराष्ट्र में कब कब हुआ हिंदी का विरोध? राज्य में हिंदी का विरोध समय समय पर होता रहा है। 1950 में भाषाई राज्य पुनर्गठन के दौरान मराठी भाषा क्षेत्रों को मिलाकर महाराष्ट्र राज्य बनाने की मांग की गई थी। 1960 के दशक में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, इस आंदोलन में मराठी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए हिंदी के विरोध में आवाज उठाई गई थी। इस दौरान हिंदी को थोपने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे, क्योंकि मराठी भाषी लोग अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर चिंतित थे। हिंदी को महाराष्ट्र पर थोपने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाता रहा है। आज भी महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर समय समय पर विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं, बल्कि मराठी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए है। आपको बता दें कि उद्धव ने कहा कि भाजपा मराठी भाषी राज्य में भाषा आपातकाल लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हिंदी के विरोध में नहीं है, बल्कि इसे लागू करने के खिलाफ है। कहा कि हम किसी भाषा के विरोध या उससे नफरत नहीं करते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी भी भाषा को थोपने की अनुमति देंगे। हम हिंदी थोपे जाने का विरोध करते हैं, ये जारी रहेगा। यदि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घोषणा करते हैं कि राज्य के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य की जानी चाहिए, तो विवादास्पद भाषा का मुद्दा हल हो सकता है। वहीं स्कूली पाठ्यक्रम में तीसरी भाषा के विवाद पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि हिंदी वैकल्पिक है, जबकि मराठी अनिवार्य है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। यूपी के इटावा में जिस तरह एक कथावाचक की पिटाई मुद्दा बन गया, ऐसा लगता है कि यह मसला राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। यूपी में योगी सरकार पर ब्राह्मणों की उपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं, पर इसका फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिल सका है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में एक बार फिर ब्राह्मण ही हैं। यह अहम रिपोर्ट देखिए। जाति पर सियासत क्यों?
इटावा में कथावाचक के मामले पर जमकर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी कथावाचक से हुई मारपीट को लेकर खुलकर सामने आ गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोनों कथावाचकों को पार्टी दफ्तर में बुलाकर उनका सम्मान किया और कथावाचन भी कराया, जिसके बाद ये मामला और भी गर्मा गया। वहीं दादरपुर गांव में हुए बवाल और प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट रूप से खुद को घटनाक्रम से अलग कर लिया है। कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है और न ही पार्टी ने इसका कोई आह्वान किया है। यूपी में ब्राह्मण वोटों की राजनीति। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों की राजनीति हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। यूपी में ब्राह्मण मतदाता करीब 8 से 12% हैं, जो लगभग 60 से 115 विधानसभा सीटों पर निर्णायक प्रभाव डालते हैं। राजनीति रूप से सबसे अधिक जागरूक ब्राह्मण समुदाय ही रहा है। अब ये समुदाय प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर जा रहा है। कभी प्रदेश की राजनीति में सबसे अधिक ताकतवर यही समुदाय था। ब्राह्मण यूपी में स्वर्ण जातियों का प्रमुख हिस्सा है। ब्राह्मण परंपरागत रूप से भाजपा के समर्थक रहे हैं। अखिलेश यादव समझते हैं कि बिना ब्राह्मणों के साथ लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो फिर ताकतवर नहीं हो सकते। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद नैरेटिव घड़ने की कोशिश की गई है कि यूपी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। दुर्व्यवहार मामले को लेकर जमकर हंगामा। बता दें कि कथावाचक व्यास मुकुटमणि संत यादव के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले को लेकर गुरुवार को इटावा में जमकर हंगामा हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि दादरपुर गांव को लगभग पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। यादव समाज और अहीर रेजिमेंट के युवाओं ने गांव में घुसने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका तो बवाल खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि इटावा में जो भागवत कथा का आयोजन हुआ था, वो आयोजन पूरे गांव ने किया था। इस योजना में जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेणु तिवारी परीक्षित की भूमिका में थे। ऐसे में 21 जून को भागवत कथा के पहले दिन कलश यात्रा और पाठ के बाद मुकुट सिंह उर्फ मुकुटमणि अग्निहोत्री, संत सिंह यादव और 2 अन्य सहयोगी तिवारी परिवार के घर रात का भोजन करने पहुंचे और वहीं से विवाद शुरू हो गया। जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेणु तिवारी ने पूरी घटना के बारे में अपना पक्ष रखा। जयप्रकाश तिवारी का कहना है कि घर में बैठक वाले कमरे में कथावाचक भोजन करने बैठे और छेड़खानी करने की कोशिश की। ये लोग पीडीए के भी विरोधी हैं, क्योंकि पीडीए पीड़ा के एक सूत्र से बंधे लोग हैं। जितने भी पीडीए के लोग हैं, हम सब किसी न किसी एक पीड़ा से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे से बंधे लोग हैं। उनकी एकता और एकजुटता से व्यक्तिवादी नेगेटिव लोगों के लिए चुनौती बन करके आती है। उनकी सदियों से चली आ रही सत्ता की सोच को ये पीडीए की ताकत हिला रही है, इसलिए ये लोग नेगेटिव हैं। ब्राह्मण यादवों को लड़ाने की कोशिश तो नहीं। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों से पिछले कुछ सालों में ऐसी खबरें लगातार आई हैं, जिसमें ये लगता है कि ब्राह्मण और यादवों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ पिछले 8 सालों में लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही है कि कैसे योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का वर्चस्व हो गया है और ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। दूसरी तरफ इटावा की घटना के सहारे नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ब्राह्मण दूसरी जातियों का दमन कर रहे हैं। कुल मिलाकर यूपी की राजनीति के एपिसेंटर में आज ब्राह्मण ही है। एक तरफ ब्राह्मणों के हाथ से सत्ता दूर होती जा रही है, तो दूसरी तरफ उनके वोट के लिए राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष चल रहा है। बता दें कि इटावा के कथावाचक के साथ मारपीट और सिर मुड़वाने की घटना ने न सिर्फ जिले का माहौल गरमा दिया है, बल्कि अब ये विवाद जाति और सियासत के नए मोर्चे में तब्दील हो चुका है। एक तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ राजनीति अपने रंग दिखा रही है। सवाल ये उठता है कि जब कानून अपना काम कर रहा है तो फिर राजनीति की सियासत को क्यों हवा दी जा रही है? आखिर इस सियासी
घमासान में फायदा किसका हो रहा है और नुकसान किसका? क्या इस घटना को आधार बनाकर समाज को जाति की दीवारों में फिर से बांटने की कोशिश हो रही है? क्या कुछ लोग अपने सियासी मुनाफे के लिए समाज के ताने बाने से खेल रहे हैं? और सबसे अहम, ऐसे संवेदनशील मसलों पर राजनीति करने वाले से कौन पूछेगा कि जाति पर सियासत क्यों? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली रिपोर्ट की बात करेंगे। ओडिशा की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। तकरीबन 9 दिन तक चलने वाली ये परंपरा भारत की आस्था, श्रद्धा और भक्ति का वह पवित्र पर्व है जो सदियों से एक विरासत के तौर पर हमारे बीच है। ये वो उत्सव है जब भगवान अपने भक्तों के बीच होते हैं और इस दौरान ना कोई राजा रह जाता है और ना ही कोई रंक। यह हम रिपोर्ट देखें। क्यों निकाली जाती है रथ यात्रा? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा ने पुरी नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण के लिए निकले और रास्ते में अपनी मौसी गुंडिचा के मंदिर में कुछ दिन के लिए रुके। तभी से इसी घटना की याद में हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। तीनों रथ गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं और 7 दिनों तक वहीं विश्राम करते हैं। भगवान जगन्नाथ के प्रति अगाध भक्ति का समागम। जगन्नाथ रथ यात्रा का खास महत्व है। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि के दिन उड़ीसा के पुरी में इस भव्य यात्रा को निकाला जाता है। हालांकि अब जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने का चलन देश भर में हो गया है। जगन्नाथ रथ यात्रा को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और पुण्यदायक माना जाता है। मान्यता है कि इस यात्रा में भाग लेने या रथ को खींचने से व्यक्ति के समस्त पापों का नष्ट हो जाते हैं। साथ ही रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर होता है। इसलिए हर साल इस भव्य उत्सव में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। बहरहाल इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथों पर सवार होकर नगर के भ्रमण पर निकलते हैं। इस पावन मौके पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और रथों को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होने और रथ को खींचने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको बता दें कि इस यात्रा से जुड़े कई अनूठे रीति रिवाज सदियों से चले आ रहे हैं, जिनमें से सोने की झाड़ू से रास्ते की सफाई एक सबसे खास रिवाज है। इस रस्म को छेरा पहरा कहते हैं। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन का रथ जिन रास्तों से होकर गुजरता है, उनकी सफाई सोने की झाड़ू से की जाती है। ऐसा करके श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के प्रति आभार और भक्ति प्रकट करते हैं। क्यों होती है सोने के झाड़ू से सफाई? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोना एक पवित्र धातु है जिसे देवी देवताओं की पूजा में विशेष स्थान प्राप्त है। यात्रा शुरू होने से पहले तीनों रथ के रास्ते को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है और साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। ये न सिर्फ आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि ये एक भाव भी दर्शाता है कि भगवान के स्वागत में कुछ भी कम नहीं रहना चाहिए। ये परंपरा सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती है। ये झाड़ू केवल राजाओं के वंशजों के हाथों ही चलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोने के झाड़ू से रास्ता साफ करने का उद्देश्य भगवान के मार्ग को शुद्ध और पवित्र बनाना है। राजा निभाते हैं पारंपरिक प्रक्रिया। परंपराओं के अनुसार पुरी के वर्तमान राजा गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव यादव हैं। वो भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक हैं। लोग उन्हें भगवान जगन्नाथ जी का आदेश मानते हैं। गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव यादव जी रथ यात्रा से पूर्व सोने की झाड़ू लगाकर भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष की पारंपरिक भूमिका को भी निभा रहे हैं गजपति महाराज दिव्य सिंह देव यादव। क्या है पुरी के राजा का इतिहास? पुरी के राजा दिव्य सिंह देव भोई राजवंश के वर्तमान मुखिया हैं। उन्हें गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव चतुर्थ के नाम से जाना जाता है। उनका राजवंश भोई वंश प्राचीन त्रिकलिंग क्षेत्र के वंशानुगत शासकों से निकला हुआ है। ये वही कलिंग है जो इतिहास में सम्राट अशोक से युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इसी युद्ध में हुई लाखों की मौत के बाद सम्राट अशोक को वैराग्य हो गया था। आपको बता दें कि तकरीबन 9 दिनों तक चलने वाली ये परंपरा भारत की आस्था, श्रद्धा और भक्ति का वो पुण्य पर्व है जो सदियों से एक विरासत के तौर पर हमारे बीच है। ये वो उत्सव है जब भगवान अपने भक्तों के बीच होते हैं और इस दौरान न कोई राजा रह जाता है, न ही कोई रंक। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
के न्यूज, खबरों का सारथी।